करेंगे पेरोक्साइड प्रभाव के बारे में। पेरोक्साइड प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव मार्कोनिकोफ नियम का जस्ट अपोजिट होता है। जैसा कि हम कहते हैं कि मार्कोनिकोफ नियम में कि जब किसी असममित एल्किन पर हाइड्रोजन हैलाइड HX और मोस्ट कॉमनली HBr का योग कराया जाता है तो HX का नेगेटिव पार्ट एल्किन के उस कार्बन से जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन आयन की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। ये तो कहता है मार्कोनिकोफ नियम। लेकिन पेरोक्साइड प्रभाव में HX का नेगेटिव पार्ट यानी हैलाइड उस कार्बन, एल्किन के उस कार्बन से जुड़ता है जिसपे पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो। तो ये मार्कोनिकोफ नियम का जस्ट अपोजिट हुआ। तो जब हाइड्रोजन हैलाइड का किसी असममित एल्किन पर पेरोक्साइड की उपस्थिति में योग कराया जाता है तो HX का नेगेटिव पार्ट एल्किन के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन एटम की संख्या अधिक हो, अर्थात योग मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत होता है। इसलिए इसे एंटी मार्कोनिकोफ नियम, क्योंकि मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत योग होता है, इसलिए एंटी मार्कोनिकोफ नियम। पेरोक्साइड प्रभाव, क्योंकि ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, इसलिए पेरोक्साइड प्रभाव। और खरास का नियम, खरास साइंटिस्ट के नाम के आधार पे, तो इसे खरास का नियम भी कहते हैं। तो एंटी मार्कोनिकोफ नियम, पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास का नियम तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही नियम को कहते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे जब हम एग्जांपल लेके बात करें कि जब किसी असममित एल्किन लाइक एज प्रोपीन पर HBr का योग पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराएं तो जो योग है वो मार्कोनिकोफ नियम के ठीक विपरीत, यानी नेगेटिव पार्ट जो है, हैलाइड पार्ट है, वो अधिक हाइड्रोजन आयन वाले एल्किन ग्रुप पर, अधिक हाइड्रोजन एटम वाले एल्किन ग्रुप पर जुड़ता है और इससे 1 ब्रोम प्रोपेन बनता है। यदि ये एडिशन मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार हो, यानी पेरोक्साइड यदि हटा देते हैं तो ये एडिशन मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होगा और उसमें 2 ब्रोम प्रोपेन बनेगा। तो लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए ये 1 ब्रोम प्रोपेन बनेगा। अब 1 ब्रोम प्रोपेन क्यों बनेगा, इसका हम मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू इसे प्रूव कर सकते हैं। मैकेनिज्म, पेरोक्साइड प्रभाव की जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, मुक्त मूलक अभिक्रिया के रूप में होती है, जिसमें चेन रिएक्शन होती है ये, यानी श्रृंखला अभिक्रिया होती है ये, और उसमें फ्री रेडिकल बनते हैं इंटरमीडिएट के रूप में। अब फ्री रेडिकल बनते हैं तो फ्री रेडिकल जिस प्रोसेस में बनते हैं, चेन रिएक्शन जिसमें होता है वो 3 स्टेप में होता है। नंबर 1 चेन इनिशिएशन स्टेप यानी श्रृंखला प्रारंभ पद, नंबर 2 चेन प्रोपेगेशन स्टेप यानी श्रृंखला विस्तारक पद, और नंबर 3 चेन टर्मिनेशन स्टेप यानी श्रृंखला समाप्ति पद। तो यहां पर हम बात करें तो सबसे पहले श्रृंखला प्रारंभ पद यानी चेन इनिशिएशन स्टेप, ये इस स्टेप में पेरोक्साइड डिकम्पोज होता है, पेरोक्साइड टूटता है और होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज, बंध का समान विखंडन होता है, और जब किसी बंध का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो फ्री रेडिकल बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। तो यहाँ पर भी ये होमोलाइटिक क्लीवेज होता है इसका, जिससे पेरोक्साइड के फ्री रेडिकल बनते हैं। अब सेकंड स्टेप श्रृंखला विस्तारक पद। श्रृंखला विस्तारक पद में जो फ्री रेडिकल फर्स्ट स्टेप में बने वो फ्री रेडिकल एल्कोक्सी फ्री रेडिकल HBr के साथ रिएक्शन करेंगे और इसका फ्री रेडिकल बना देंगे,
यानी श्रृंखला विस्तारक पद श्रृंखला का विस्तार हो रहा है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे HBr के साथ रिएक्शन करेंगे, ये ROH बना देंगे, अल्कोहल बना देंगे और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना देंगे। ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल फिर एल्किन के साथ में, यहाँ एल्किन जो हम काम में ले रहे हैं प्रोपिन, तो प्रोपिन के साथ में रिएक्शन करेंगे और फिर इसमें भी जो पाई बंधा है इसका होमोलाइसिस हो जाएगा, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल CH2 कार्बन पे जुड़ता है या CH1 पे जुड़ता है, ये यदि ये CH2 पे जुड़ता है तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनता है, और यदि ये CH पे जुड़ता है तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनता है। अब सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है, इसलिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल फिर HBr के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से एक प्रोटॉन ले लेगा, H फ्री रेडिकल जुड़ जाएगा, यहाँ से H फ्री रेडिकल जुड़ने से ये 1 ब्रोम प्रोपेन बन जाएगा और ब्रोमीन फ्री रेडिकल फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट है वो श्रृंखला विस्तारक पद में ही प्राप्त हो गया, 1 ब्रोम प्रोपेन इस स्टेप में ही हमें प्राप्त हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में एल्कोक्सी फ्री रेडिकल बना, श्रृंखला विस्तारक पद के अंदर एल्कोक्सी फ्री रेडिकल HBr के साथ रिएक्शन किया और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाया, अल्कोहल बना दिया। ब्रोमीन फ्री रेडिकल ने फिर एल्किन के साथ रिएक्शन किया, प्रोपेन के साथ में रिएक्शन किया, तो यहाँ पे इन्हें सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना दिया और सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनने के बाद फिर इसने HBr के साथ रिएक्शन किया, तो ये 1 ब्रो प्रोपेन बना दिया और ब्रोमीन फ्री रेडिकल के रूप में फ्री हो गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो गया। अब चेन टर्मिनेशन स्टेट, श्रृंखला समाप्ति पर जो फ्री रेडिकल बने हैं, जैसे यहाँ एल्कोक्सी फ्री रेडिकल बना तो 2 एल्कोक्सी फ्री रेडिकल आपस में वापस कंबाइन हो जाएंगे और प्रोक्साइड बना देंगे। एक हमने कहा कि यहाँ पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो बनता है, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल HBr के साथ रिएक्शन कर सकता है, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल दूसरे 2 सेकेंडरी फ्री रेडिकल आपस में भी रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। और फिर ब्रोमीन ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो आपस में रिएक्शन करके ब्रोमीन ब्रोमीन फ्री रेडिकल ब्रोमीन मॉलिक्यूल बना सकते हैं और एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्शन करके ये भी बना सकता है। तो ये इस प्रकार से 3 स्टेप के अंदर रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बचे हुए हैं जो रिएक्शन में काम में नहीं आए, वो फ्री रेडिकल आपस में यहाँ पे जुड़ के और प्रोडक्ट बना देते हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन कि प्रोक्साइड प्रभाव केवल HBr के लिए ही संभव है, HCl व HI के लिए संभव नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि HBr की बंद ऊर्जा 87 किलो कैलोरी पर मोल होती है और HCl की बंद ऊर्जा 102 किलो कैलोरी पर मोल होती है। HCl की बंद ऊर्जा HBr की अपेक्षा अधिक होने के कारण HCl का होमोलाइसिस संभव नहीं है। तो इसलिए HF और HCl का होमोलाइसिस संभव नहीं है। जब होमोलाइसिस संभव नहीं है, फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, तो यहाँ पे प्रोक्साइड प्रभाव में यूज नहीं करेंगे हम इसको, क्योंकि फ्री रेडिकल नहीं बनेगा तो HCl का यूज करने का मतलब क्या है। HI की बंद ऊर्जा 71 किलो कैलोरी पर मोल होती है, HBr की बंद ऊर्जा से कम होती है, लेकिन आयोडीन मुक्त मूलक एवं एल्किनों की क्रिया ऊष्माशोषी होती है। इस कारण HBr प्रोक्साइड प्रभाव दर्शाता है, परंतु HCl व HI प्रोक्साइड प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। तो इसलिए प्रोक्साइड प्रभाव में केवल HBr यूज करते हैं, मार्कोनिकोव नियम में भी केवल HBr यूज करते हैं, दोनों में ही HBr यूज करते हैं। मार्कोनिकोव नियम में जो रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल की बजाय कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट के रूप में, 2 स्टेप रिएक्शन होती है, और जो हैलाइड पार्ट है, HX का हैलाइड पार्ट है, वो एल्किन के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर प्रोटॉनों की संख्या, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, लेकिन प्रोक्साइड वाले में जस्ट उल्टा होता है। नेगेटिव पार्ट HX का हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट प्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर उस एल्किन के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर पहले से ही प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है, यानी मार्कोनिकोव नियम के जस्ट अपोजिट जुड़ता है। तो
सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यदि हम प्रोपेन की रिएक्शन HBr के साथ कराते हैं, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो प्रोक्साइड प्रभाव शो करेगा, एंटी मार्कोनिकोव नियम शो करेगा, नेगेटिव पार्ट है वो अधिक प्रोटॉन वाले कार्बन पे जुड़ेगा एल्किन के, और यदि प्रोक्साइड के एब्सेंस में कराते हैं तो ये मार्कोनिकोव नियम को फॉलो करेगा, और उसमें नेगेटिव पार्ट जो है, हैलाइड का नेगेटिव पार्ट जो है यहाँ ब्रोमाइड, ये CH से जुड़ेगा जिसपे प्रोटॉन संख्या कम है, तो उस कंडीशन में 1 ब्रोमोप्रोपेन के बजाय 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा मार्कोनिकोव नियम में। तो इस प्रकार मार्कोनिकोव नियम में 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है, और प्रोक्साइड प्रभाव में या एंटी मार्कोनिकोव नियम में या खरास रूल के अंदर एडिशन इसका अपोजिट होने के कारण 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। थैंक यू।